Hello, Assalamu alaikum. Uh, our topic is about introduction to sociology, and the title is sociological perspective. Sociological perspective, very key topic, very important topic it is. और हम पहले देखेंगे डिफरेंट ये टॉपिक बेसिकली देखें पर्सपेक्टिव क्या होता है। पर्सपेक्टिव का मतलब होता है कि साविया। पर्सपेक्टिव का मतलब ये होता है कि डिफरेंट अप्रोचेस डिफरेंट पर्सपेक्टिव होता है कि एक ही चीज़ को देखने के डिफरेंट एंगल्स होते हैं। तो जब हमने पढ़ा कि सोशियोलॉजी इज़ अ साइंटिफिक स्टडी अबाउट द सोसाइटी, तो सोसाइटी को देखने के नज़रिए भी अलग अलग हैं। उसके जो पर्सपेक्टिव हैं वो भी एक नहीं, वेरिएंट हैं। तो पर्सपेक्टिव का मतलब तो आपको समझ आया कि पर्सपेक्टिव बेसिकली क्या है। पर्सपेक्टिव जो है वो साविया होता है, देखने का नज़रिया होता है। और हम जब कहते हैं सोशियोस, तो सोशियो मीन्स कंपेनियन है। सोशियो का मतलब यानी और जब हम कहते हैं कि पर्सपेक्टिव, तो पर्सपेक्टिव का मतलब होता है लुक थ्रू और परसीव थ्रू सम सब्जेक्ट। तो पर्सपेक्टिव ज़ाविया है, एंगल है, ग्लासेस हैं जिससे हम देखते हैं इस माशरे को, सोसाइटी को। हमारे पास डिफरेंट पर्सपेक्टिव हैं। जैसे कॉम्टे ने इसको पॉजिटिविज्म के साथ देखा और इसने कहा कि पॉजिटिव यानी बेस्ड ऑन द साइंटिफिक ऑब्जर्वेशन ऑफ सोशल बिहेवियर, और दैट्स व्हाई ही विल बी कंसिडर्ड द फर्स्ट फादर ऑफ सोशियोलॉजी। और ही स्टडीड द सोशल ऑर्डर एंड द सोशल चेन, और उसने सोसाइटी को एक सोशल चेंज और एक सोसाइटी को एक ऑर्डर में अंडरस्टैंड किया। इसी तरीके से एक लेडी अर्ली राइटर हैं, सोशोलॉजिस्ट हैं, हैरियट मैचिनियो, जो यूएस में हैं और जो कहती हैं कि स्कॉलर शुड इम्प्रूव सोसाइटी। उसने कॉम्टे के काम को ट्रांसलेट किया। इस तरह हर्बर्ट स्पेंसर, जो डार्विन के स्टूडेंट हैं और डार्विन की थ्योरी से बहुत मुतासर थे, और सर्वाइवल ऑफ द फिटेस्ट के ज़रिए से सोसाइटी को देखा। जैसे कि कॉम्टे ने पॉजिटिविज्म और फिर बाद में मैथिनियो ने उसको ट्रांसलेट किया साइंटिज्म के नज़रिए से। हर्बर्ट स्पेंसर ने डार्विन के पॉइंट ऑफ व्यू से देखा, उसको इवोल्यूशनरी बताया सोसाइटी को, और कहा कि हाँ बिल्कुल ठीक है, सोसाइटी हमारी एक बायोलॉजिकल ऑर्गेनिज्म की तरह से है जो एक दूसरे के साथ कनेक्ट है और ये इवोल्यूशन हो रहा है। जैसे कि इंसानों का इवोल्यूशन होता है, तो इस तरह समाज का, माशरे का भी इवोल्यूशन होता है। आप देखते चले जाएं, हर सोसाइटी, शहर बदलते चले आते हैं। मुझे वो दूसरी मूवी का वो लास्ट सीन याद आता है कि जिसमें वो एक ही शहर जब वो बैक करते जाते हैं तो वो चेंज होता चला जाता है। तो आप देखेंगे शहर आपके 100 साल में, 150 साल में वहाँ के तौर तरीके, रहन सहन, इंफ्रास्ट्रक्चर, लोग, बल्कि आप इस जिस एरिया से होंगे, जो आपका एक लोकेलिटी है, वहाँ आप देखेंगे, आप रहते बसते होंगे, तो कुछ सालों के अंदर वहाँ पे नए लोग आके बस जाते हैं, या आप उसमें अगर कुछ हो जाते हैं, वो इलाका वैसा नहीं रहता, वो बदल जाता है। यही छोटे छोटे से अगर आप देखेंगे चेंजेस, यही एक ड्रास्टिक चेंज बन जाते हैं। तो ये जो हर्बर्ट स्पेंसर की बात है कि इवोल्यूशन हो रही है, सोसाइटी का भी इवोल्यूशन होता है, लेकिन इवोल्यूशन की वजह क्या है? वो है सर्वाइवल ऑफ द फिटेस्ट। इसी तरह कार्ल मार्क्स कैसे देख रहा है सोसाइटी को? कार्ल मार्क्स इस जाविये से देख रहा है कि एक कॉन्फ्लिक्ट पाया जाता है सोसाइटी में, एक इम्बैलेंस है। माशरा हमारा बैलेंस है, झुकाव है, हैव और हैव नॉट के दरमियान, मटेरियल रिसोर्सेज के दरमियान। कुछ के पास बहुत रिसोर्स हैं तो कुछ के पास मटेरियल रिसोर्स बिल्कुल नहीं है। कुछ के पास 10 गाड़ियाँ हैं और किसी के पास एक नहीं। कोई एक घर इतना आलीशान और हर बार रेनोवेट होता जा रहा है, और उसी के बराबर में एक घर जिसमें एक चादर भी सही नहीं डली थी और वो तपिश में है। और इसी तरीके से हम माशरे में देख रहे हैं कि एक तरफ भूख और प्यास से लोग मरे, और एक तरफ जो है वो मार्ट में जो है 4-4 10-10 ट्रॉली लेके 6-6 महीने, 8-8 महीने का स्टोर कर रहे हैं। तो हमें आज भी कार्ल मार्क्स की इस बात को मानना पड़ेगा। सोसाइटी में माशी तौर पे एक डिफरेंस हमें नज़र आते हैं, चाहे वो हैव और हैव नॉट, अमीर अमीर, गरीब का हो, या फिर वो
पावर की बात है, तो एक तरफ जस्टिस है तो एक तरफ जस्टिस नहीं है, एक के पास अथॉरिटी है तो एक के पास बिल्कुल अथॉरिटी नहीं है। तो ये हमें कार्ल मार्क्स कहता है कि सोसाइटी के अंदर जो है जो जितने भी डिफरेंसेस हैं ये माशी व्यवहार की बना पे बनते हैं। तो डिफरेंट स्कॉलर्स के डिफरेंट पर्सपेक्टिव हमने देखे, जिसमें सबसे पहले जो है ऑगस्टिन कॉम्टे आते हैं जो पॉजिटिविज्म यानी सोसाइटी को एज अ साइंटिफिक देखते हैं, और उसमें उन्होंने बहुत सारे आर्टिकल बुक्स पर पब्लिश किए, पॉजिटिव फिलॉसफी, सिस्टम ऑफ पॉजिटिव क्वालिटी, और इस तरह से जो लेडी हैं उन्होंने ट्रांसलेशन की है ऑगस्टिन कॉम्टे के काम को, और उनकी इंटेंशन थी कि वो सोसाइटी को इम्प्रूव करें। और बुक है हाउ टू ऑब्जर्व मोरल एंड मैनर्स। हर्बर्ट स्पेंसर का कंट्रीब्यूशन पे हम आते हैं, तो हर्बर्ट स्पेंसर ने डार्विन से जो अडॉप्ट किया एवोल्यूशनरी थ्योरी को, तो उसने सोशल स्टैटिस्टिक्स बताया, फर्स्ट प्रिंसिपल, स्टडी ऑफ सोशियोलॉजी, प्रिंसिपल ऑफ सोशियोलॉजी, ये इनकी बड़ी पॉपुलर वर्क है हर्बर्ट स्पेंसर का, सबसे पहला सोशियोलॉजिकल टेक्स्ट है। कार्ल मार्क्स का तो बहुत पॉपुलर काम है कम्युनिस्ट मैनिफेस्टो और दास कैपिटल। उसके अलावा पॉवर्टी ऑफ फिलॉसफी के नाम से भी उनकी राइटिंग है बहुत ज़बरदस्त, जिसमें उन्होंने एक माशरे की ज़बरदस्त अक्कासी की है कि सोसाइटी में जो कॉन्फ्लिक्ट है ये सोशल चेंज लेकर आता है और रेवोल्यूशन लेकर आता है, और जितनी भी दुनिया में रेवोल्यूशन आए, बदलाव आए, चेंज आए, तो बेसिकली वो इसी प्रोसेस से गुजर कर आए। अच्छा जी, ये तो अर्ली थे। उसके बाद फ्रांस में डरखम का कंट्रीब्यूशन है, और जैसे कि हमने देखा पर्सपेक्टिव उसका फंक्शनल पर्सपेक्टिव है। जो अभी हम फंक्शनल पर्सपेक्टिव क्या होता है कि सोसाइटी जो है वो अपने फंक्शन से मेंटेन रहती है। एक सोसाइटी अपने ऑर्डर में कब आएगी, जब सोसाइटी की जो कंपोनेंट्स हैं वो अपना अपना काम परफॉर्म करते रहें। सिस्टम का मतलब ये होता है व्हेन ऑल द कंपोनेंट एंड द पार्ट्स आर कंबाइंड टुगेदर एंड ऑल हैव अ कॉमन गोल। सोसाइटी भी ऐसे ही इंटीग्रेट है जस्ट लाइक एन ऑर्गन है, और व्हेन व्हेन ऑल ऑफ देम परफॉर्म द फंक्शन वेल, तो सोसाइटी भी आपकी स्टेबल होगी। लेकिन अगर कोई डिसफंक्शन हो जाए, काम परफॉर्म नहीं करे, जैसे कि लॉ काम नहीं कर रहा, एजुकेशन सिस्टम काम नहीं कर रहा, फैमिली काम नहीं कर रहे, इंस्टीट्यूशंस, तो कोई भी इंस्टीट्यूशन अगर लैग करता है, कोई भी इदारे जो काम नहीं करते, जो सोशल इंस्टीट्यूशंस कहलाते हैं, सोसाइटी के कंपोनेंट्स अगर काम नहीं कर रहा है, तो सोसाइटी कोलैप्स कर जाएगी, सोसाइटी के अंदर प्रॉपर ऑर्डर नहीं रहेगा। यही बात मैक्स वेबर ने भी इसी तरह से कहा वर्स्टन करके कि वो सोसाइटी को हमें समझना है उसके इंडिविजुअल एक्शंस को। तो वो कहता है कि हर एक एक्ट दूसरे एक्ट के साथ कनेक्ट है, और वो कहता है कि डिवीजन ऑफ लेबर, स्पेशलाइजेशन ऑफ लेबर जितना ज़्यादा होगा उतना लोग एक दूसरे के साथ इंटरडिपेंडेंट होंगे, और एक माशरा बनता ही तब है जब एक दूसरे पर डिपेंडेंसी हो। वरना कोई क्या है कि हमें क्यों किसी की ज़रूरत है। तो अब हमें पता है कि हमें फल फरोश की ज़रूरत है, हमें मछली माहीगीर की ज़रूरत है जो हमें मछली ला के दे, हमें फार्मा की ज़रूरत है जो मेडिसिन का इल्म रखता है, हमें डॉक्टर की ज़रूरत है जो हमें फॉरेन मेडिसिन प्रोवाइड करे, हमें लॉयर की ज़रूरत है जब हमें कोई लीगल मैटर्स हो, हमें पुलिस की ज़रूरत है जो हमें तहफ़्फ़ुज़ दे। हम सबको एक दूसरे की ज़रूरत है। हर कोई हमें एक ना एक कोई परफॉर्म कर रहा है एक्शन, और सब एक दूसरे के साथ इंटर डिपेंडेंट और इंटर कनेक्टेड है, और दैट्स हाउ द सोसाइटी एग्जिस्ट। ये बहुत ज़बरदस्त सिस्टम जो फंक्शनलिज्म पर्सपेक्टिव डेवलप किया मैक्स वेबर ने, और उसने बताया कि यही आइडियल टाइप है कि हर कंपोनेंट अपने अपनी जगह पे लगा हो प्रॉपर, और वो फंक्शनिंग कंडीशन में। एमिली डर्कम का कंट्रीब्यूशन जो है वो इंटरडिपेंडेंट पार्ट्स के ऊपर, जैसे मैंने अभी आपसे बात की, और हर कोई अपना अपना स्पेसिफिक फंक्शन परफॉर्म करता रहे, और वो इस तरह से सोसाइटी जो है वो एग्जिस्ट करेगी। जैसे डिवीजन ऑफ लेबर, रूल्स ऑफ सोशियोलॉजिकल मेथड, और सुसाइड जो उसकी पॉपुलर कंट्रीब्यूशन है, सुसाइड स्टडी इन सोशियोलॉजी, उस पर रिसर्च की उसने। और सुसाइड की वजह ही वो ये बताता है कि जब सोसाइटी के जब एक दूसरे से दूर होना शुरू हो जाते हैं लोग, आइसोलेशन की तरफ जाते हैं, विड्रॉल हैबिट होती है, तो वो अपने आप को फ्रस्ट्रेटेड समझ के, अलग समझ के, तन्हा समझ के वो सुसाइड की तरफ चला जाता है।
तो सुसाइड का मतलब ये है कि सोसाइटी जो है वो खुलती जा रही है, सब एक दूसरे से बिखरते जा रहे हैं। मैक्स वेबर का जो पर्सपेक्टिव है वो क्या कहना है, वो कहता है कि सोशियोलॉजी जो है वो इंडिविजुअल मीनिंग्स, एक्शन से, परफॉर्मेंस से, जो है एक दूसरे के इंटरेक्शन से अंदाज़ा होता है कि सोशल सिंबॉलिक इंटरेक्शन के कल्चर क्या है, सिंबल्स क्या हैं, लोगों क्या है उस ज़माने के लैंग्वेज। तो हमने देखिए डिफरेंट पर्सपेक्टिव, जैसे कि हमने बताया पर्सपेक्टिव का मतलब क्या होता है, लुक तो पर्सपेक्टिव का मतलब हमने देखा कि डिफरेंट सोसाइटी में डिफरेंट लोग किस एंगल से सोसाइटी को कंसीव करें, आइडिया को, और हर कोई अपनी अपनी वे प्रेजेंट कर रहा है एक थ्योरी। ठीक है, अब इसको सम अप करें तो तीन मेजर पर्सपेक्टिव में डिवाइड किया जा सकता है सोशियोलॉजी में। एक है आपके सामने फंक्शनल पर्सपेक्टिव, एक है आपके पास कॉन्फ्लिक्ट पर्सपेक्टिव, और एक है हमारे पास सिंबॉलिक इंटरेक्शन। ये तीन पर्सपेक्टिव हैं, ये जो बहुत इंपॉर्टेंट है। फंक्शनल पर्सपेक्टिव फोकस करता है स्टेबिलिटी के ऊपर, ऑर्डर के ऊपर। इफ ऑल द इंटीग्रेशन कंपोनेंट वर्क परफॉर्म वेल, सो सोसाइटी जो है वो स्टेबल भी होगी और प्रॉपर ऑर्डर भी होगी। कॉन्फ्लिक्ट पर्सपेक्टिव कार्ल मार्क्स से मुतासिर है, और वो पावर रिलेशन की बात कर रहा है, वो स्ट्रगल की बात करेगा, वो डिफरेंस इम्बैलेंस ऑफ पावर की बात करेगा। सिंबॉलिक इंटरेक्शन पर्सपेक्टिव जो है वो इंडिविजुअल का इंटरेक्शन कैसे है विद ईच अदर इन द एवरीडे लाइफ। डे टू डे लाइफ में हम कैसे रहते हैं, हमारा लिबास, हमारी ज़बान, हमारा कल्चर, हमारे ट्रेंड्स, हमारा लाइफ पैटर्न वो क्या है, किन बातों पे खुश होते हैं, किन बातों पे उदास होते हैं, हमारे तौर तरीके। तो जो हमारा डे टू डे इंटरेक्शन है, एवरी एवरी डे लाइफ इंटरेक्शन है, वो हमें परसीव करता है। अच्छा जी, जो दो लेवल एनालिसिस हैं वो मैक्रो हैं, और मैक्रो का मतलब यानी एज अ होल, और माइक्रो जो है वो स्मॉल ग्रुप है। तो सिंबॉलिक की बात करते हैं, अगर हम फंक्शनलिस्ट की बात करें तो हमें साफ नज़र आ रहा है एज अ होल है, कॉन्फ्लिक्ट की बात करें तो हमें नज़र आ रहा है एज अ होल है। लेकिन जब हम सिंबॉलिक की बात करें तो उसमें हम वन टू वन इंडिविजुअल इंट्रैक्शन की बात करें तो वो माइक्रो है। फंक्शनलिस्ट का मानना क्या है, फंक्शनलिस्ट को हम स्ट्रक्चरलिज्म भी कहते हैं, जो ये कहते हैं कि बेसिक नीड्स और फंक्शंस को प्रोवाइड करने के लिए हर कोई अपना अपना फंक्शन किरदार पूरा करता रहे। सिस्टम जो है वो उसको कुछ मटेरियल नीड्स हैं उसको फुलफिल करना है, उसके लिए उनको एजुकेट किया जाए, और हर कोई इस तरह से स्ट्रक्चर करे सोसाइटी को कि हम सोसाइटी की सोशल नीड, जो बेसिक नीड्स हैं, उसको फुलफिल करते रहें, और हर कोई इसमें फंक्शन परफॉर्म करे, और सब एक दूसरे पे इस तरह डिपेंडेंट भी रहेंगे, और सोसाइटी एक दूसरे के साथ जो है वो यकजा रहेगी। So that's how the society work. The basic function of the society to meet their needs, to meet up the social needs. Society का काम क्या है, सोशल नीड्स को फुलफिल करना है। अगर सोसाइटी सोशल नीड्स फुलफिल करने में कोलैप्स हो गई तो उसका मतलब स्टेबिलिटी नहीं रहेगी। सोसाइटी की सोशल नीड्स क्या है, पोवर्टी नहीं होनी चाहिए, जस्टिस मिलना चाहिए, और कोई अलहदा ना रह जाए, सुसाइड ना करे, इस तरह से हार्मोनाइज हो, यूनिटी हो। तो ये सब फंक्शन है, सोशल नीड्स फुलफिल हो, और अगर सोशल नीड्स फुलफिल नहीं होगी तो सोसाइटी डिसऑर्डर हो जाएगी। इस तरह फंक्शनल एनालिसिस ये कहता है कि सोसाइटी एज अ होल यूनिट, एज अ होल एक ऑर्गन है, इज मेड अप ऑफ इंटर रिलेटेड पार्ट दैट वर्क टुगेदर। और society we must look at the whole structure, how the part of the society fit together to make up the whole function, and how each part contribute to the society. If some of them is not contributing, society will let down, society will collapse. रॉबर्ट मैटन ने जो वर्ड यूज किया वो कहा कि बेनिफिशियल होना चाहिए तमाम लोगों के एक्शंस पूरी सोसाइटी के, और अगर ऐसा नहीं है तो वो डिसफंक्शन है जो दूसरों के लिए नुकसानदेह है। तो ये फंक्शनल पर्सपेक्टिव हमारे सामने नज़र आ रहा है कि डिसफंक्शन का मतलब ऐसे कॉन्सिक्वेंसेस जिससे सोसाइटी को हार्म हो। अच्छा, कुछ मैनिफेस्ट फंक्शन होते हैं, कुछ लेटेंट फंक्शन होते हैं। मैनिफेस्ट का मकसद है कि ऐसे फंक्शंस जो इंटेंडेड हैं
और जो रिकॉग्नाइज हैं, जो क्लियर हैं, जैसे इफ़ यू वांट टू गो टू यूनिवर्सिटी तो यू हैव अ क्लियर पर्पस दैट यू विल गो देयर टू अटेंड अ लेक्चर, ये मैनिफेस्ट। लेटेंट क्या है? व्हेन यू गो टू द यूर यूनिवर्सिटी यू विल आल्सो मेक सम फ्रेंड, और आपने एक सोशल गैदरिंग भी बनाई और यू विल बी एंजॉय विद योर फ्रेंड आल्सो, ये लेटेंट फंक्शन है। तो मैनिफेस्ट फंक्शन और लेटेंट फंक्शन, मैनिफेस्ट इंटेंडेड होता है और लेटेंट अनइंटेंडेड होता है। मैनिफेस्ट रिकॉग्नाइज होता है, लेटेंट अनरिकॉग्नाइज होता है। तो सोसाइटी अपने फंक्शंस को परफॉर्म करती है और उसमें रोल प्ले करते हैं गवर्नमेंट, रिलीजन, एजुकेशन, इकोनॉमी, फैमिली, फ्रेंड, ये सब कलेक्ट करके एक सोसाइटी बनती है एज अ होल यूनिट, और सब लोग अपना अपना रोल और परफॉर्म करते हैं। कोई एक भी परफॉर्म नहीं करेगा तो सोसाइटी ऐसा ऐसा खत्म। तो ये ऑर्गेनिक और मैकेनिक हमें समझने की ज़रूरत है कि ऑर्गेनिक सोलिडारिटी क्या है और मैकेनिक सोलिडारिटी क्या है। ऑर्गेनिक सोलिडारिटी का मतलब ये है a type of social coordination that arise when the people in a society perform a wide variety of specialized jobs and therefore have to depend on one another। जो सारे लोग एक दूसरे के ऊपर डिपेंडेंट हैं ड्यू टू स्पेशलाइज जॉब, कि ये मोची कॉबलर है, ये बूचर है, ये जो है ग्लास मेकर है, ये इंजीनियर है, सब ने अपने काम स्पेशलाइज कर लिए और एवरीवन नोज दैट ये उसका काम है, उसको परफॉर्म करना है। मैकेनिक सोलिडारिटी किस तरह से है कि आपके जो है बिलीफ, आइडियोलॉजी, आपकी वैल्यूज, आपकी नेशनैलिटी, उसकी बेसिस के ऊपर आपकी सेंटिमेंट्स जो होते हैं, जज्बात, इमोशंस, फीलिंग, उसकी बेसिस पे जो एक यूनिटी बनी है आपकी, तो वो एक मैकेनिक सोलिडारिटी। तो फंक्शनलिस्ट इस तरह से सोसाइटी को डेवलप करते हैं। और मैनिफेस्ट फंक्शन हमने अभी जैसे बताया आपको एग्जांपल दी, और ये रॉबर्ट मैटो ने 1910 to 23 में ये आइडिया प्रेजेंट किया, मैनिफेस्ट फंक्शन और लैटिन फंक्शन। मैनिफेस्ट फंक्शन मैंने आपको कहा जो जाहिर हो, जिसमें इंटेंशन क्लियर हो, और लेटेंट फंक्शन जैसे कि आपने जब लेक्चर सुना तो आपका मकसद था सोशियोलॉजी कवर करना, लेकिन साथ में आपने उसको रिलेट किया, आपने बहुत सारी इंग्लिश वोकेबलरी को अंडरस्टैंड किया, और आपने एक लर्निंग आपकी और भी प्रैक्टिकल एग्जांपल के साथ आप उसको समझ सकें। तो आपने एक तो इंटेंडेड था कि यू वांट टू टेक अ लेक्चर्स ऑन द सोशियोलॉजी, बट एज वेल एज यू विल टेक सम अदर थिंग आल्सो, वो लैटिन फंक्शंस में आ जाता है। तो जब भी हम परफॉर्म करते हैं, कोई काम परफॉर्म करते हैं, तो उसके साथ साथ हमने एक फैक्ट्री की ओपनिंग की, तो फैक्ट्री ओपन करने से हम यूनिट प्रोड्यूस करेंगे, लेकिन साथ में रोज़गार मिलेगा, और यूनिट्स प्रोड्यूस होंगे तो उसका इम्पैक्ट होगा, कंजम्पशन बढ़ेगी, यानी मैनी थिंग्स आर देयर। तो कुछ फंक्शंस जब हम परफॉर्म करते हैं तो वो मैनिफेस्ट होते हैं, क्लियर होते हैं, और कुछ अनरिकॉग्नाइज होते हैं। सोशल डिस्फंक्शन ये है कि ऐसा कोई भी ऐसा सोशल पैटर्न जो आपके सोसाइटी के फंक्शन और ऑपरेशन को डिसरप्ट कर दे, डिस्कनेक्ट कर दे, वो सोशल डिस्फंक्शन है। तो टैलकॉट पार्सन ने यही कहा है, कहता है कि सोसाइटी जो है पार्ट ऑफ अ सोसाइटी है स्ट्रक्चर टू मेंटेन इट्स स्टेबिलिटी। इफ यू वांट टू मेक स्टेबल द सोसाइटी, तो क्या करना होगा? एवरीवन इज डूइंग देयर पार्ट, एवरीवन परफॉर्म देयर रोल। दूसरों पे ब्लेम करने के बजाय हर कोई अपने अपने हिस्से का फंक्शन और रोल जो उसको असाइन है या जो उसने खुद चूज किया है वो परफॉर्म करता रहेगा। और जब वो फंक्शनल होगा तो फिर सोसाइटी भी फंक्शनल हो जाएगी और सोसाइटी भी एक प्रॉपर काम करना शुरू कर देगी। लेकिन अगर कोई एक कंपोनेंट, कोई एक पार्ट भी अगर परफॉर्म नहीं करेगा तो सोसाइटी डिसेबल होना शुरू हो जाएगी। तो सोसाइटी को कैसे देख रहा है टैलकॉट पर्सन? कैसे देख रहा है? वो देख रहा है सोसाइटी एज अ वास्ट नेटवर्क, वास्ट सोशल नेटवर्क ऑफ कनेक्टेड पार्ट। Too many parts are interconnected with each other, and one of them missing, the the less is also undone. Each help maintain the system as a whole, and सोसाइटी को के बारे में कहता है कि मेंटेन द सोशल ऑर्डर एंड स्टेबिलिटी। तो फंक्शनलिस्ट क्या कहते हैं? फंक्शनलिस्ट के बारे में हमने क्या देखा? सोसाइटीज आर लाइक ऑर्गेनिज्म, बिल्कुल एक जिस्म की मानद है। अगर जिस्म के एक हिस्से में दर्द होगा तो दूसरे हिस्से को भी तकलीफ पहुंचेगी, हमने पढ़ा है। बिल्कुल ये वही बात है यहाँ पे भी।
फंक्शनलिस्ट पर्सपेक्टिव ये कहता है कि हम एक जिस्म की मानक ऑर्गन की मानक हैं और ऑल आर इंटरडिपेंडेंट इंटरकनेक्टेड। सोशल लाइफ जो है हमारी वो डिपेंड करती है हमारे कंसेंसस पे, म्यूचुअल कंसेंसस पे, जो हमने एक दूसरे के साथ शेयर किए हुए गोल, रोल और एक दूसरे को ड्यूटी असाइन की है, तुम ये करो, तुम ये करो, मैं ये करूँगा, वो उसकी जिम्मेदार है। तो आपस में कॉपरेशन, कंसेंसस, डिपेंडेंसी, डिवीजन ऑफ लेबर, तो इस तरह से हमारी जो सोशल लाइफ है एक दूसरे के साथ इंटरेक्ट रहेगी, डिपेंडेंट रहेगी। ठीक है, और वो कहता है इसके मुकाबले में जो कॉन्फ्लिक्ट है यानी लैक ऑफ कॉपरेशन, वो डिस्ट्रक्टिव है। इस तरह से सोसाइटी जो है वो स्टेबल नहीं रहेगी, बल्कि वो डिसेबल हो जाएगी। और चेंज के बारे में कह रहे हैं कि चेंज टेंड टू डिसरप्ट द सोशल लाइफ, सेटिंग थिंग्स ऑफ बैलेंस। तो इस तरह के जो चेंज नहीं आए हैं, बल्कि सब अपने अपने परफॉर्म करते चले जाएं फंक्शन को, तो सोसाइटी जो है वो वेल ऑर्डर्ड रहेगी। तो अभी हमने आज लेक्चर्स में फंक्शनल पर्सपेक्टिव देखा है, और इसके बारे में हम और कुछ आपको की नोटिंग के साथ शेयर करते हैं कि फंक्शनल पर्सपेक्टिव क्या कहता है। जी, फंक्शनल पर्सपेक्टिव हमने जैसे इसको सम अप करते हैं, और नेक्स्ट सेशन में जब हम बात करेंगे आपसे, तो फिर हम नेक्स्ट कॉन्फ्लिक्ट और सिंबॉलिक इंटरैक्शंस की तरफ जाएंगे। तो फंक्शनल पर्सपेक्टिव को अगर हम सम अप करें तो इसमें किस किस का कंट्रीब्यूशन है? ऑगस्टे कॉम्टे का, डर्कहम का, एमएलए डर्कहम का, हर्बर्ट स्पेंसर का सर्वाइवल ऑफ द फिटेस्ट के नाम से, फिर टेलकॉट पार्सन जो भी आपके सामने मैनिफेस्ट लेटेंट की बात कर रहे थे। क्या बात की है? वो कहते हैं कि सोसाइटी फोकस करे सोशल ऑर्डर पे, और स्टेबिलिटी की बात की कि सोसाइटी स्टेबलाइज होगी व्हेन ऑल द फंक्शन परफॉर्म वेल और ऑल आर इंटरडिपेंडेंट एंड इंटरकनेक्टेड, और they see the society as self-regulating. How? When all the perform well, so we are going well, we are okay conditions। और अगर कोई चेंज ऐसा लाएं जिसमें हम काम को रोक दें, डिस्टर्ब कर दें, तो वो हमारे लिए हार्मफुल। सेल्फ मॉनिटरिंग हो, सोशल सिस्टम हो, और हार्मोनाइज करने के लिए मेंटेन हमें करना पड़ेगा सोशल ऑर्डर को। और हम कंट्रीब्यूट कैसे करेंगे सोशल स्टेबिलिटी की तरफ? बाय फंक्शन। अगर हम डिसफंक्शन करेंगे तो सोसाइटी कोलैप्स कर जाएगी। फिर हमने मैनिफेस्ट की बात की कि दो तरह के फंक्शन है, मैनिफेस्ट और लेटेंट। मैनिफेस्ट का मतलब ये है जैसे कि हम जब एजुकेशन इंस्टीट्यूशन में जा रहे हैं तो हमारा मकसद एजुकेशन स्किल्स लेना है, इंटेंशनल है और ऑब्वियस है। लेकिन उसके साथ साथ हम दोस्त भी बना के ला रहे हैं, हम साथ में एक रिलेशन भी बना रहे हैं, तो ये अनइंटेंशनल है। तो वो लेटेंट, लेटेंट के माने होते हैं हिडन। इसी तरीके से यानी कॉन्सिक्वेंसेस फंक्शन की कुछ लेटेंट है, मैनिफेस्टेड है, और कहीं हिडन होते हैं, नॉट शो। अच्छा जी, फंक्शनल पर्सपेक्टिव किस पे फोकस करता है? वो कहता है कि जितने भी इंस्टीट्यूशंस हैं, फैमिली, रिलीजन, एजुकेशन, स्टेट, गवर्नमेंट, बिजनेस, इकोनॉमिक सेक्टर, ये सब परफॉर्म करेंगे तो फिर सोसाइटी स्टेब्लिश होगी, और इस तरह से एक अच्छा सोशल सिस्टम बनेगा, जिसको उन्होंने ऑर्गेनिज्म का यानी बॉडी का, ह्यूमन बॉडी का, पूरे माशरे को एक ह्यूमन बॉडी की तरह से कंसिडर किया। तो सोशल ऑर्डर का काम क्या है सोसाइटी का? हमें सोशल बेसिक नीड्स को प्रोवाइड करना, सप्लाई गुड्स एंड सर्विसेज, और इट आल्सो नीड्स फुलफिल द मीट ऑफ द नीड्स, और सोशली वुड रिमेन इन बैलेंस। ठीक है, और मेंटेन थ्रू द कॉपरेशन एंड कंसेंसस। अगर कंसेंसस होगा, कॉपरेशन होगा, तो माशरा हमारा बरकरार रहेगा। तो सोसाइटी क्या है? अकॉर्डिंग टू देम, सोसाइटी इज अ सिस्टम ऑफ interdependent parts that are working together for what? To maintain the stability. I repeat it again. Society is a system of interdependent parts that working together to maintain the stability. That's how we maintain the social life and the social structure. तो हमने इस तरह से जो है वो स्टेटस को मेंटेन कर सकेंगे। तो ये हमें नज़र आया यहाँ पे फंक्शनल पर्सपेक्टिव। लेकिन कुछ क्रिटिक्स भी हैं, कुछ हमें क्रिटिसिज्म भी नज़र आते हैं, जैसे कि स्टेटस को जो है सोसाइटी नहीं रह सकती, उसमें चेंजेस आते हैं और चेंज आते हैं, और हमेशा से चेंज आते रहें, तो हम कभी ब्यूरोक्रेटिक आइडियल स्ट्रक्चर नहीं बना सकते, और एक पार्ट काम नहीं करा तो उसको रिप्लेस कर दें दूसरे पार्ट से।
तो इस तरह का बदलाव हम, ये थोड़ा आइडियल नहीं है। इग्नोर उसने किया है कॉन्फ्लिक्ट को, कि सोसाइटी के अंदर कॉन्फ्लिक्ट पाए जाते हैं, हालांकि फंक्शनल पर्सपेक्टिव तो ये कह रहे हैं कि कॉन्फ्लिक्ट जो है वो हार्मफुल है। लेकिन कहीं कॉन्फ्लिक्ट होना अच्छा है, रेजिस्टेंस होता है तो नया कुछ होता है, बदलाव आता है, चेंज आता है। इस तरह से एक और क्रिटिज्म फंक्शनल पर्सपेक्टिव पे ये है कि जो सोसाइटी कैन नॉट हैव नीड एज ह्यूमन बीइंग, सोसाइटी की वैसी ज़रूरत नहीं है जैसे कि एक इंसान की। एज अ कम्युनिटी, एज अ सोसाइटी, जो सोशल नीड्स और ह्यूमन की बेसिक नीड्स वो बिल्कुल अलग है। जैसे कि ह्यूमन की बेसिक नीड्स अगर फूड शेल्टर क्लोथ है, तो सोसाइटी की नीड्स भी क्या फूड शेल्टर क्लोथ है? नहीं, वहाँ सोशल जस्टिस है, वहाँ सोशल रिफॉर्म्स है, वहाँ पे पॉवर्टी, क्राइम की कॉजेज़ हैं, वहाँ पे सोशल रिलेशनशिप है। तो उसकी जो नीड्स हैं, बेसिक नीड्स ह्यूमन की अलग हैं, और जो सोशल नीड्स हैं वो बिल्कुल अलग हैं। और यहाँ पे अगर देखें तो इंडिविजुअल एक पपेट की तरह, एक पुर्जे की तरह से है, और इससे ज़्यादा नहीं है, और हर कोई बस अपना फंक्शन परफॉर्म करता रहे। तो ये इंडस्ट्रियलाइजेशन और अर्बनाइजेशन में फ़र्क आ जाएगा यहाँ पे। यानी इंडस्ट्रियल एज में तो ये बात हम देखेंगे तो हाँ, ऐसा ही है कि एक मशीन की तरह से एक माशरा बन गया, और हर इंसान भी एक मशीन का पुर्जा है, और वो अपने अपने हिस्से का काम करता रहे तो ये पूरी मशीन चलती रहे। तो ये माशरा पूरा एक मशीन मैकेनिस्टिक हो गया है, एक सिस्टमेटिक पैटर्न में कनेक्ट हो गया एक। तो ये हमें नज़र आते हैं यहाँ पे बहुत सारे क्रिटिज्म हमने सामने रखे। लेकिन फंक्शनल पर्सपेक्टिव सुशो के अंदर सबसे पहला पर्सपेक्टिव है, अर्ली पर्सपेक्टिव है। तो आपने समझा कि सोसाइटी में पर्सपेक्टिव, अकॉर्डिंग टू फंक्शनल पर्सपेक्टिव, सोसाइटी क्या है? सोसाइटी इज अ सिस्टम ऑफ interdependent part that work together, and the purpose of this society is to maintain what? Maintain the society. So इस तरह से हम चलें कुछ और रीडिंग की तरफ जाते हैं। तो हमारे सामने ये कुछ रीडिंग कंटेंट है, इसको हम देखते हैं कि फंक्शनल पर्सपेक्टिव क्या कहता है यहाँ पे। कि फंक्शनल पर्सपेक्टिव, फंक्शनल एनालिसिस, also known as the functionalism and structuralism, and collectively called structural functionalism. The founder of functional perspective were, you will memorize the name of them, Herbert Spencer, M.L.A. Durkheim. They view society as what? Self-regulating and self-maintaining social system with certain basic needs such as preventing social order and providing for the supply of goods and services and protecting the young one of the society. If these needs are met, they believe that the society would remain in balance or equilibrium. In essence, the functional perspective focus on what? Process of order and stability in the social system. तो आपने देखा ऑथर ने यही कहा है कि फंक्शनल पर्सपेक्टिव जो है वो सोशल ऑर्डर की बात कर रहा है, स्टेबिलिटी की बात कर रहा है, और सोशल नीड्स को फुलफिल करने की बात हो रही है। अगर ऐसा नहीं होगा तो सोसाइटी कोलैप्स कर जाएगी, और सोसाइटी डिसऑर्डर में आ जाएगी, डिसेबल हो जाएगी। और इसको स्ट्रक्चरल फंक्शनलिज्म क्यों कह रहे हैं? कि सेल्फ रेगुलेटिंग और सेल्फ मेंटेनिंग सोशल सिस्टम रहे। इसका मकसद है इंटरडिपेंडेंट वर्क करना, काम करना एक दूसरे के साथ मिलकर, और फंक्शंस को फुलफिल करना। सो दैट्स ऑल अबाउट द टुडेज लेक्चर। Inshallah, we will be meet in the next lecture with the more two new perspective. So that's all. Inshallah, we will meet in the next session. Allah Hafiz.